वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अरविंद यादव। आज हम बात करेंगे अधिगम के बारे में। अधिगम यानी सीखना। तो अधिगम के बारे में कौन कौन से सिद्धांत और क्या दिए थे इसके बारे में हम वर्णन करेंगे। उसके साथ ही यूपी टेट, सी टेट और एमपी टेट एग्जामों, एमपी पीबी यानी वर्ग गौ के अनुसार आने वाली वैकेंसियों के बारे में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। और तो शुरू करते हैं लेक्चर को। तो अधिगम के बारे में बात करते हैं। तो अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, तो वीएफ स्किनर के सिद्धांत के अनुसार स्किनर के अधिगम के सिद्धांत को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है: क्रिया प्रसूत अधिगम, आर टाइप अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, त्रैमात्रिक अनुकूलन, सबलीकृत अनुबंधन, उसके बाद अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। तो ये 7 नामों से जाना जाता है। सिद्धांत का सारांश: किसी अनुक्रिया को दोबारा होना या न होना, किसी अनुक्रिया का दोबारा होना या न होना या मिलने वाले दंड या पुरस्कार पर निर्भर करता है। स्किनर के चूहे वाले सिद्धांत यानी 1938 में किया गया प्रयोग शामिल बक्से में पहले सक्रिय अनुकूल बक्सा तथा बाद में स्किनर का बक्सा कहा गया। तो 1938 में यह प्रयोग किया गया और इस सिद्धांत को। उसके बाद स्किनर ने कबूतर के प्रयोग को शामिल करके बक्से को कबूतर में की पेटिका में 1943 में। तो स्किनर ने 2 प्रयोग किए थे। पहला जो कि एक पेटी में चूहे को रख दिया था, दूसरा उसमें कबूतर रख दिया। और इन दोनों बक्सों के आविष्कार को ही इन दोनों बक्से के आविष्कारक स्किनर थे। तो स्किनर एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था अधिगम के। आइए इसके स्किनर के कुछ सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो स्किनर के कुछ अन्य सिद्धांत जैसे पुनर्वलन के प्रकार। तो स्किनर के पुनर्वलन के 2 प्रकार बताए गए: सकारात्मक और नकारात्मक प्रकार। दंड के 2 प्रकार होते हैं: सकारात्मक और नकारात्मक प्रकार। तो दंड के 2 प्रकार होते हैं: सकारात्मक और नकारात्मक प्रकार। प्रशिक्षण के 2 प्रकार: पुरस्कार और दंड प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण के 2 प्रकार होते हैं: पुरस्कार और दंड प्रशिक्षण। श्रृंखला अधिगम के सिद्धांत: अनुक्रिया का एक क्रम और एक सीखना। पुनर्बल का सिद्धांत कहते हैं स्किनर ने अपनी पुनर्बल की सूची में 2 तरह के पुनर्बल बताए हैं। पहला सतत पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन। तो प्रत्येक सफल अनुक्रिया में अनुबलन देता है। पुनर्बल के अनुक्रिया की संख्या को बदलते हैं। आंशिक अनुबल के 4 भागों में बांटा गया है: निश्चित अंतराल अनुबंधन, परिवर्त अंतराल अनुभव, निश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुभव, परितत्य अनुपात पुनर्बलन। अक्रमयोजित अनुदेशन का सिद्धांत वह क्रमबद्ध सीखने का सिद्धांत जिसमें निम्नलिखित 5 सिद्धांत हैं: छोटे छोटे खंडों में विभाजन का सिद्धांत, सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत, अपनी गति से सीखने का सिद्धांत, स्व परीक्षण का सिद्धांत, पृष्टि का सिद्धांत। तो इस तरह से 5 सिद्धांत क्रमायोजित अनुदेशन का सिद्धांत दिए हैं। उसके बाद हम स्किनर के जो बुक थी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर जैसी पुस्तकें लिखी। स्किनर ने अपने सिद्धांतों को सफेलिंग और विलोपन जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसके बाद इवान ट्रोफिमोविच पावलाक। तो इवान ट्रोफिमोविच पावलाक के परिचय के बारे में, तो इनका निवास स्थान रूस था, इनका प्रयोग कुत्ते पर था और प्रमुख सिद्धांत था शास्त्रीय अनुबंधन और प्राणी के 4 ग्रंथि का पाचन और प्रभाव पड़ता है। 1904 में नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उसके बाद कंटिन्यूएशनल रिफ्लेक्टेड थे और इसके बारे में इनकी बात होती है। फिर आते हैं पावलाक के प्रयोगों के सिद्धांत के कुछ सिद्धांतों। कुछ दिनों की भूखा रहकर रस्सी से बांधकर बांधा जाता है। सिद्धांत को सारांश करते हैं। सिद्धांत का सारांश: अगर किसी एनएस के लगातार यूएससी के पहले प्रस्तुत किया जाए तो कुछ समय बाद 1977 पर अनुक्रिया होने लगती है, यूसीएस पद होती है अर्थात एनएससीएस में बदल जाती है तथा यूएससीआर द्वारा की जाती है। प्रयोग के 4 चरण होते हैं और प्रयोग के 4 चरण इस तरह से होते हैं कि इस सिद्धांत को समझने के लिए हम उनके प्रयोग के लिए चरणों को समझेंगे। भोजन यानी यूसीएस यानी लार टपकाना, यूसीआर होता है। उसके बाद घंटी का आवाज़ होना, एनएस होता है। सहम जाना यानी यूएससीआर। घंटी का आवाज़ एनएस प्लस सीएस यानी भोजन यूसीआर, लार टपकाना होता है। घंटी की आवाज़ करना सीएस या लार टपकाना।
सिद्धांत के चार नाम होते थे। सिद्धांत के चार नाम होते शास्त्रीय अनुबंधन, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध अनुक्रिया सिद्धांत, प्रगतिवादी प्रतिक्रिया सिद्धांत, यस टाइप अनुबंधन सिद्धांत, प्रगतिवादी सिद्धांत, संबंध अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूल अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। सिद्धांत के प्रमुख तत्व होते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदन, उच्च श्रेणी अनुकूलन, निम्न श्रेणी अनुकूलन, स्व पुनर्लाभ, आदर्श अंतराल। उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदन, उच्च श्रेणी अनुकूलन, निम्न श्रेणी अनुकूलन और स्व पुनर्लाभ और आदर्श, ये 6 तरह के प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं। उसके बाद एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, तो इसके निवासी थे अमेरिका के, इनके प्रयोग बिल्ली पर था। थॉर्नडाइक का प्रयोग किस पर है, तो बिल्ली पर है। उसके बाद पॉलाक का प्रयोग कुत्ते पर है। और कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ, तो कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। उसके बाद प्रमुख सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, यानी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत इनका प्रमुख सिद्धांत था। इनकी पुस्तकें थी एनिमल इंटेलिजेंस, एजुकेशन साइकोलॉजी और एजुकेशन ए फर्स्ट बुक, इनकी 3 बुकें थी। उसके बाद इनके सिद्धांत का नाम है उद्दीपक, यानी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया बंध सिद्धांत, बंधवाहक सिद्धांत, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। तो त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत और बंधवाद का सिद्धांत। अधिगमन के नियम, प्रमुख तत्व तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, कोण का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक दशा का नियम, आंशिक क्रिया का सिद्धांत, सादृश्यता का सिद्धांत, साहचर्यकर्ता स्थानांतरण का सिद्धांत, साहचर्यकर्ता स्थानांतरण का नियम। तो इस तरह के इतने। उसके बाद कुछ अन्य सिद्धांत, तो कुछ अन्य सिद्धांत होते हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। पहले मूर्त, अमूर्त, सामाजिक बुद्धि। थॉर्नडाइक के चिंतन को कल्पनाशील के आधार पर व्यक्तित्व को 3 प्रकार बताए हैं: बुद्धि विचारक, स्थूल विचारक, प्रत्यक्ष विचारक। बुद्धि विचारक, स्थूल विचारक, प्रत्यक्ष विचारक। तो कुछ अन्य सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने बताए हैं, इनके 3 मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि के बारे में बताएं। उसके अलावा इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं जो व्यक्तित्व के लिए: सूक्ष्म विचारक, स्थूल विचारक, प्रत्यक्ष विचारक। उसके बाद थॉर्नडाइक के कुछ अन्य सिद्धांतों में ये 3 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद हम अगले मनोवैज्ञानिक एडविन रे गुथरी की बात करते हैं। तो ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जो अधिगम के सिद्धांत को दिया था, जिन्होंने निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित नाम हैं: समीपता के सिद्धांत, एकल प्रयास के सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया साहचर्य के सिद्धांत, प्रतिस्थापन सिद्धांत, गुथरी डे सिद्धांत और पुरस्कार पुनर्बल के महत्व दिया है। एडविन रे गुथरी का सिद्धांत, तो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक अधिगम का एक सिद्धांत दिया जिसके निम्नलिखित नाम है: समीपता का सिद्धांत, एकल प्रयास का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया साहचर्य का सिद्धांत, प्रतिस्थापन सिद्धांत और गुथरी डे के सिद्धांत के अनुसार पुनर्बल पर कोई महत्व नहीं है। उसके बाद आते हैं अगले। तो गुथरी ने अपने प्रयोगों में बिल्ली और खरगोश का प्रयोग किया, जो उनके प्रयोग को बक्से के थॉर्नडाइक की तरह पहेली पर बक्सा कहते हैं। गुथरी का प्रसिद्ध पुस्तक कैट्स पजल बॉक्स, ये तो गुथरी की प्रसिद्ध बुक है, कैट्स इन पजल बॉक्स। तो गुथरी की जो फेमस बुक है कैट्स इन पजल बॉक्स। उसके बाद आते हैं अगले मनोवैज्ञानिक टालमैन। तो टालमैन ने अपने चिन्ह अधिगमन के सिद्धांत को दिया जाने, जिसके निम्नलिखित अन्य नाम भी हैं: स्थान अधिगमन, अव्यक्त अधिगमन, उद्दीपक अधिगमन, व्यापक निष्पादन अधिगम। संज्ञात्मक मानचित्र टालमैन के सिद्धांत का महत्वपूर्ण है और इसकी उत्पत्ति उनके चूहे पर आधारित भूल भुलैया प्रयोग के आधार पर हुई। इसके द्वारा इनकी पुस्तक कंजेगेटिव मैप इन रैट्स एंड मैन इनकी पुस्तक थी और इन्होंने 4 नियम दिए: स्थान अधिगमन, अव्ययक अधिगमन, उद्दीपक अधिगमन, उद्दीपक और उद्दीपक अधिगमन। तो इन 4 सिद्धांतों को दिए। उसके बाद क्लार्क हल, तो क्लार्क हल कहते हैं हल के सिद्धांत को निम्नलिखित नामों से जानते हैं: आवश्यकता आकलन सिद्धांत, प्रणोद न्यूनता सिद्धांत, संपोषण का सिद्धांत, प्रणोद सिद्धांतगण, पुनर्बल का सिद्धांत। इन 5 नियमों को दिए। उसके बाद क्लार्क के सिद्धांत में ये फेमस थे। उसके बाद आते हैं अगले मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की अवस्थाएं। तो सिद्धांत की क्या अवस्थाएं हैं इसके बारे में वर्णन करेंगे। तो साम्य अवस्था,
आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन। तो जो विकास सिद्धांत की अवस्थाएं होती है, साम्य अवस्था होती है, उसके बाद आवश्यकता होती है, उसके बाद प्रणोद होता है, उसके बाद प्रोत्साहन होता है। फिर प्रमुख बिंदुओं की बात करते हैं। तो प्रमुख बिंदु क्या है? हल अपने सिद्धांतों के अनुसार 133 प्रमेयों 17 स्वयं सिद्धों द्वारा प्रयोग किया। स्किनर ने हल के सिद्धांत को अधिगम के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया। हल यल के SOR सूत्र की रचना की। इनकी पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर एंड द इसेंशियल ऑफ बिहेवियर। द इसेंशियल ऑफ बिहेवियर एंड द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर 2 बुकें थी और एक स्किनर की बुकें थी। उसके बाद कुट लेविन के सिद्धांत। तो कुट लेविन का सिद्धांत क्या था? क्षेत्र सिद्धांत, तलरूप सिद्धांत, आकृति आधारित सिद्धांत। और लेनिन ने अधिगम के व्यक्ति को वातावरण का अंतःक्रिया के परिणाम बताए, अर्थात अधिगम की वातावरण। उसके बाद लेनिन के सिद्धांत को निम्नलिखित शब्द महत्वपूर्ण है। सकारात्मक नकारात्मक शक्ति जिससे कार्य करना होना या न होने का निश्चित होता है। उसके बाद सदिश लक्ष्य की दिशा में प्रयास। तो लक्ष्य की दिशा में प्रयास होना चाहिए। बाधाएं लक्ष्य को आने वाली रुकावटें होनी चाहिए। गति बाधा दूर करके लक्ष्य की ओर चलना। तो बाधा दूर करके लक्ष्य की ओर चलना होता है। जीवन क्षेत्र में लाइफ स्पेंस होता है। मनुष्य के पहुंच के अंदर तक होना है। विदेशी सामान जो मनुष्य के पहुंच से बाहर का क्षेत्र होता है। उसके बाद अल्बर्ट वांडूरा। तो अल्बर्ट वांडूरा कनाडा के मूल निवासी अल्बर्ट वांडूरा के अधिगमन के सामाजिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित नाम से हैं: सामाजिक अधिगमन, अप्रत्यक्ष अधिगमन, प्रेक्षणात्मक अधिगमन, आदर्श आधारित प्रतिरूपी अधिगमन, अनुकरण अधिगमन। तो ये 5 तरह की चीज़ों पर उन्होंने अधिगमन किया था। वांडूरा ने अपने सिद्धांत के अनुसार प्रसिद्ध पुस्तक बोर्डो गुड़िया में प्रयोग किया। वांडूरा के अधिगम के 4 चरण होते हैं: अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन, प्रेरक। तो इन्होंने 4 चरण दिए: अवधारणा, धारणा, पुनर्बलन और प्रेरक। कुछ अन्य सिद्धांत। तो कार्ल रोजन के अनुभवात्मक अधिगमन के सिद्धांत दिया। उसके बाद सोमर पेपर्ट ने निर्णयात्मक अधिगमन के सिद्धांत को जनक मानते हैं। सेमोर पेपर्स के निर्णयात्मक अधिगमन के सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। डेविस आशुबेल के सार्थक अधिगमन के सिद्धांत को जनक माने जाते हैं। हार्लो अधिगमनात्मक अधिगमन के सिद्धांत को जनक माने जाते हैं। बोर्नर के अधिगमन के 3 विशेषताएं होती है। चार्ल्स वुड ने अधिगमन के स्थानांतरण को सामान्यीकरण सिद्धांत दिया। चार्ल्स वुड ने अधिगमन के स्थानांतरण और सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया। स्पीयरमैन ने अधिगमन के स्थानांतरण को भी जो कारक का नाम दिया। तो इस तरह से 7 दिए थे अधिगमन स्थानांतरण के प्रकार। तो अधिगमन स्थानांतरण कैसे होता है, इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो शून्य स्थानांतरण, जब पहले का अधिगमन बाद में अधिगमन सहायक न हो, मतलब पहले का जो सीखा बाद में सहायक न हो। नकारात्मक स्थानांतरण, पहले का अधिगमन बाद के अधिगमन या बाद का अधिगमन पहले के अधिगमन में बाधा न करे। सकारात्मक स्थानांतरण, पहले का अधिगमन बाद के अधिगमन में सहायक हो। ऊर्ध्वाधर या लंबवत स्थान, निम्न स्तर से सीखा गया उच्च ज्ञान की ओर प्रयोग। शैक्षिक स्थानांतरण, जो क्षैतिज स्थानांतरण, जो 2 क्षेत्रों में अधिगमन कोई संबंध न हो फिर भी एक का प्रयोग दूसरे में हो जाता हो। तो इस तरह से अधिगमन के स्थानांतरण होते हैं। उसके बाद क्षैतिज स्थानांतरण, जब 2 क्षेत्रों का कोई एक स्तंभ न हो फिर भी प्रयोग हो जाता है। उसके बाद पार्श्विक स्थानांतरण, जो इन परिस्थितियों में अधिगमन की उसी समान दूरी की परिस्थिति का प्रयोग हो जाए। द्विपार्श्विक अधिगमन, एक अंग से सीखा गया कौशल दूसरे अंग में स्थानांतरित हो जाए। उसके बाद अधिगमन के तत्व क्या होते हैं? तो सरल वक्र, जिसे सीखने के बाद गति समान होने के कारण मनुष्य के लिए एक वक्र असंभव है। तदोत्तर वक्र, शुरुआत में सीखने की धीमी और बाद में तेज हो जाती है। उन्नतर वक्र, शुरुआत में अधिगमन की तेज और बाद में धीमी गति हो जाती है। मिश्रित वक्र, अधिगमन की असमान गति होती है। अधिगमन की वक्र की परिभाषाएं। अधिगमन एक वक्र अधिगमन होने वाली उन्नति और अवनति पर दर्शाता है। गेट्स के अनुसार अधिगमन का वक्र अधिगमन प्रक्रिया होने वाला गति को दर्शाता है। अधिगमन का पठार, जब थकावट, निद्रा आदि के कारण अधिगमन के कुछ समय के लिए अधिगमन को रोक देता है। ऐसे अधिगमन का वक्र ऊपर से नीचे न होने के समय के लिए सीधे रेखा बन जाता है। इसके अधिगमन को पठार कहते हैं। अधिगमन की पठार की विशेषताएं: सामान्य और सार्वभौमिक। पठार हमेशा के लिए नहीं बनता।
पठार रुकावट को दर्शाता नहीं है, न कि समाप्ति को होता है। पठार अधिगमन की विशेषता होती है। पठार अधिगमन को अवरुद्ध वर्धन है। पठार की विशेषताएं, तो पठार की विशेषताएं परिभाषाएं क्या हैं? तो इसकी में पठार एक क्षैतिज प्रसार है जिसे सीखने का क्या और उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है। पठार सीखने की प्रक्रिया एक प्रमुख विशेषता है जो कि उस अवधि को दर्शाता है जबकि सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। सोरेनसन, पठार के कुछ दिनों, कुछ महीने तथा कुछ हफ्तों के लिए बन जाता है। अधिगमन की विशेषताएं, गेट्स के अनुभव और प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगमन होता है। क्रैनवेज, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगमन कहलाता है। स्किनर, अधिगमन व्यवहार के सतत अनुकूल प्रक्रिया ही अधिगमन कहते हैं। वुडवर्थ, नवीन आदतों और प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को नवीन आदतों और प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को अधिगमन प्रक्रिया कहते हैं। क्रोको, अधिगमन आदतों, ज्ञान और अधिवृत्तियों को ही अर्जन करना कहलाता है। उसके बाद पील, वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप प्राणी के व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगमन कहलाता है। गिलफोर्ड, व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगमन है। केल्विन, पूर्व निर्मित व्यवहार के अनुभव द्वारा निर्मित अधिगमन है। वेलर, जोन्स और सिम्पसन, अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन जिसके द्वारा चुनौतियों का सामना तरीके से करना और सीखने में अधिगमन कहते हैं। अधिगमन अनुभव और अभ्यास के फलस्वरूप आने वाले परिवर्तन से कुछ समय के लिए दर्शाई होती है। उसके बाद अभिप्रेरणा क्या होती है? तो अभिप्रेरणा ये शब्द अंग्रेजी में मोटिवेशन शब्द का समानार्थी है जिसे लैटिन भाषा में मोटम शब्द से बना है जिसका अर्थ है गतिशील करना या चलायमान रहना। गुड, किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने को नियमित बनाने को अभिप्रेरणा कहते हैं। थॉमस के अनुसार अभिप्रेरणा शब्द के रुचि शब्द रखने की कला है। स्किनर, अभिप्रेरणा अधिगमन और राजमार्ग है। सोरेनसन के अनुसार अभिप्रेरणा अधिगम का आधार है। अभिप्रेरणा के प्रमुख विभाजन, तो अभिप्रेरणा के प्रमुख विभाजन क्या है? तो मेस्लो ने अभिप्रेरणा के दो प्रकार के बताए, अर्जित और जन्मजात। थॉमस ने अभिप्रेरणा को दो प्रकार बताए, स्वाभाविक और कृत्रिम। गैरेट ने अभिप्रेरणा के तीन प्रकार बताए, जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। तो गैरेट ने अभिप्रेरकों के तीन प्रकार बताए, जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। उसके बाद अभिप्रेरणा की प्रमुख सिद्धांत क्या होते हैं? तो हार्लो ने आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत दिया। डगलस मैकग्रेगर ने XY सिद्धांत दिया। ब्रूम का प्रत्यास्थता सिद्धांत। रिचर्ड सोलोमन का विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत। मैक्सक्लो का कला पदानुक्रमित सिद्धांत। क्लीमेट का प्रत्याशी सिद्धांत। हर्जबर्ट का द्विकारक सिद्धांत। फ्रायड का मूल इच्छा का सिद्धांत। एडल्टर ERG का सिद्धांत। अभिप्रेरणा के तीन तत्व माने जाते हैं, आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। उसके बाद शिक्षण क्या होती है? तो शिक्षण के बारे में आप बात करेंगे तो शिक्षण सूत्र हर्बर्ट स्पेनर और काम ऐसे ने किया। ज्ञान से अज्ञानता की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने छह तरह के सूत्र दिए जो ज्ञान से अज्ञान की ओर हो, सरल से कठिन की ओर हो, यानी अगर ज्ञान यानी ज्ञान से अज्ञान की ओर हो, सरल से कठिन की ओर हो, मूर्त से अमूर्त की ओर हो, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, पूर्ण से अंश और विश्लेषण से अन्वेषण की ओर हो। तो ये 6 सिद्धांत दिए। उसके बाद 7वां सिद्धांत विशिष्ट से सामान्य की ओर हो, अनिश्चित से निश्चित की ओर हो, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर हो, अनुभव से युक्ति की ओर हो और प्रकृति के अनुसार। तो 11 सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने शिक्षण के संबंध में दिया। और उसके बाद शिक्षण के स्तर क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो हर्बर्ट ने स्मृति स्तर को हर्बर्ट ने इस तरह से दिया, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण, अनुप्रयोग। यानी इसके 5 चरण दिए और 5 चरण में प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और सामान्यकरण, अनुप्रयोग, इन्हें 5 चरणों में इन्होंने दिया। उसके बाद बोध का स्तर यानी मॉरिसन ने अपने बोध के स्तर को 5 भागों में डिवाइड किया है। तो आइए 5 भागों को जानते हैं। पहला खोज, उसके बाद प्रस्तुतिकरण, उसके बाद समावेशन, संगठन, अभिव्यक्तिकरण, इन 5 सिद्धांतों को दिया। उसके बाद चिंतन के असर को मॉरिसन फी हर्ट ने
दिया। तो समस्या से पूरी जानकारी, संकल्पना निर्माण, आंकड़े इकट्ठा करना, संकल्पना के परीक्षण और निष्कर्ष निकालना, यानी इन्होंने 4 नियम मॉरिसन पी हर्ट ने दिया। तो चिंतन स्तर को बढ़ावा देने के लिए मॉरिसन पी हर्ट ने 4 नियम दिए। समस्या, पहली चीज़ की समस्या को पूरी जानकारी होनी चाहिए, दूसरी संकल्प निर्माण होना चाहिए, तीसरा आंकड़े इकट्ठा करना चाहिए, संकल्पना के परीक्षण और निष्कर्ष की बात करनी चाहिए। उसके बाद ब्लूम के शिक्षण के उद्देश्य। तो ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को वर्गीकरण प्रस्तुत करने के लिए ब्लूम का टैक्सोनॉमिक, और इस प्रकाशन ब्लूम की अपनी पुस्तक ए टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव में दिया। उसके बाद इसके 3 क्षेत्र निम्नलिखित हैं। संज्ञात्मक सिद्धांत 1956 में और क्या हुआ था, तो 1956 में राज्यों का गठन हुआ था। उस समय फैजल कमेटी ने 14 नए राज्यों को बनाया था। तो जैसे मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। तो उसी समय संज्ञात्मक क्षेत्र 1956 में हुआ था। इसके चरण थे ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इसके बाद आते हैं भावनात्मक क्षेत्र। तो जो भावनात्मक क्षेत्र थे ब्लूम, कॉम्पथेल और मेसिया ने दिया, और इसके चरण हैं आग्रहण, अनुक्रिया, मूल्य निर्माण, संगठन और चरित्र निर्माण। तो इन 5 चरणों में ब्लूम, कॉम्पथेल और मेसिया ने इनके चरण थे। उसके बाद मनोविज्ञान क्षेत्र। तो मनोक्रियात्मक क्षेत्र जो 1969 में सिम्पसन ने दिया, और सिम्पसन ने कितने चरणों में दिए, तो 7 चरणों में सिम्पसन ने दिया। और पहला होता था प्रेरक, अनुकरण, उसके बाद क्रियान्वयन, परिशुद्धता, संतुलन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। तो इन 7 चरणों में मनोविज्ञान प्रक्रिया को दिया गया सिम्पसन ने। सूक्ष्म शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की 1960 के दशक में हुई। इसके जनक D.W. एलन माने जाते थे। भारत के सूक्ष्म शिक्षण लाने के लिए श्रेय V.K. पासी माना जाता है। W.E. एलन ने सूक्ष्म शिक्षण के 5 सिद्धांत बताए। वास्तविक शिक्षण का सिद्धांत, शिक्षण की जटिलताओं की कमी का सिद्धांत, विशेष शिक्षण कौशलों का विकास, सूक्ष्म शिक्षण के अभ्यास में कमी का सिद्धांत, तुरंत प्रतिस्पृष्टि का सिद्धांत। सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत। तो सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत क्या होता है? योजना निर्माण, शिक्षण, अतिवृष्टि, पुनर्योजना, पुनर्शिक्षण, पुनर्प्रतिष्ठित। उसके बाद प्रमुख बिंदु। तो प्रमुख बिंदु की बात करते हैं तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के सूक्ष्म शिक्षण वक्र की अवधि 45 मिनट होती है। भारत में एक सूक्ष्म प्रशिक्षण के प्रतिमान प्रोफेसर V.K. पासी की सहायता से NCERT ने तैयार किया गया है। तो इसके प्रमुख बिंदु थे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। उसके बाद भारतीय सूक्ष्म शिक्षण प्रतिमान 5, 10 B.Ed, BTC और शिक्षा चक्र के 36 मिनट तथा एक बार में शिक्षण कौशल का प्रयोग किया, जबकि आदर्श पाठ की अवधि 6 मिनट होती है। NCERT ने सूक्ष्म शिक्षण का चक्र बताया। तो सूक्ष्म शिक्षण का चक्र बताया कि शिक्षण 6 मिनट होनी चाहिए, प्रतिस्फीति 6 मिनट, पुनर्योजना 12 मिनट, पुनर्शिक्षण 6 मिनट और पुनर्प्रतिस्फीति 6 मिनट होनी चाहिए। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। तो सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताओं के बारे में बात करें तो एलन ने सूक्ष्म शिक्षण को सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो कम से कम समय में छात्रों वाली कक्षा में संपन्न होती है। सूक्ष्म शिक्षण वह शिक्षण जो तकनीक है जिसमें एक शिक्षक किसी अवधारणा को कम से कम समय लेकर आकार में कक्षा में विशेष कौशलों का प्रयोग करके सिखाता है। जैसे सूक्ष्म शिक्षण की विशेष ये होता है कि कम से कम समय में चीज़ों को सिखा देना स्टूडेंट को। उसके बाद शिक्षण कौशल की बात करते हैं तो शिक्षण कौशल के बारे में बात करते हैं तो शिक्षण कौशल जो कि अनुदेशात्मक क्रियाएं होती हैं और जिनका प्रयोग एक शिक्षक अपने कक्षा में शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए करता है। उसके बाद शिक्षण कौशल छात्रों को सिखाने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार को संपन्न की गई शिक्षण क्रियाओं व्यवहारों का परिवर्तन करता है। उसके बाद शिक्षण कौशल और शिक्षण संबंधी व्यवहारों को स्वरूप होता है जो कि अंतः क्रियाओं के माध्यम से उन परिस्थितियों को जन्म देता है जो शैक्षिक क्रियाओं को प्राप्ति में सहायक होती है तथा सीखने में सुगमता प्रदान करती है। तो शिक्षण कौशल के बारे में मेटिकर वाइट के अनुसार यह रहा और V.K. पासी ने शिक्षण प्रक्रिया को सुगमता प्रदान करने और संबंध चीज़ों को बात की। उसके बाद हम आते हैं प्रमुख शिक्षण कौशल क्या है। तो प्रस्तावना कौशल
उद्देश्य कथन कौशल, व्याख्या कौशल, दृष्टांत कौशल, पुनर्वलन कौशल और उद्दीपक कौशल। यानी 6 तरह के कौशलों की बात की गई है कि प्रस्तावना कौशल कैसे होना चाहिए, उसके बाद उद्देश्य कथन कौशल, व्याख्या कौशल, दृष्टांत कौशल, पुनर्वलन कौशल और उद्दीपक परिवर्तन कौशल। उसके बाद आते हैं 7वें पर, तो प्रश्न निर्माण कौशल होना चाहिए, शिक्षण सामग्री कौशल, पुनरावृत्ति कौशल, संप्रेषण कौशल और सैंपट कौशल। तो 11 तरह के शिक्षण कौशलों की बात की गई है, जिसमें से हम प्रस्तावना कौशल, उद्देश्य कथन कौशल, व्याख्या कौशल, दृष्टांत कौशल, पुनर्वलन कौशल, उद्दीपक परिवर्तन कौशल और प्रश्न निर्माण कौशल और शिक्षण सामग्री कौशल, पुनरावृत्ति कौशल, संप्रेषण कौशल, सैंपट कौशल। अब आते हैं वंशानुक्रम की परिभाषा। तो वंशानुक्रम की परिभाषा की बात करते हैं तो रूस बेनेडिक्ट ने वंशानुगत माता पिता के गुणों को संतान में स्थानांतरण है। वंशानुक्रम माता पिता के शारीरिक मानसिक गुणों को संतान में हस्तांतरण है। वंशानुक्रम में वे सभी तत्व शामिल हैं जो जन्म के समय हमें मौजूद होते, लेकिन उत्पत्ति और जन्म के समय से 9 महीने पहले गर्भपात के समय हुई है। बीएन झा, वंशानुक्रम व्यक्ति को जन्मजात विशेषताएं योग्य हैं। पीटरसन के अनुसार व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों में विशेषताएं प्राप्त करता है। वह वंशानुक्रम यानी जो अपने माता पिता के द्वारा सीखी जाती मतलब मिली हुई चीज़ें होती हैं उन्हें वंशानुक्रम कहते हैं, वंश के अनुसार आता है। वंशानुक्रम के बारे में हम और डिटेल में बात करते हैं तो बच्चे के लिंग का निर्धारण पिता से होता है। पिता के 23वें गुणसूत्र से जोड़े से लिंग गुणसूत्र कहते हैं। गुणों को वाहन जीन्स या फितरत जीन्स कहते हैं। वर्णांधता, हीमोफ्लोबिया जन्मजात बीमारियां होती हैं। वर्णांधता के रोगी लाल रंग और पहचान नहीं होती। हीमोफोबिया को राजघराने की बीमारी कहा जाता है। इसकी पहली ज्ञात वहाँ के इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में थी, यानी इसकी पहली ज्ञात वहाँ की इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया में थी। आनुवांशिकता का जनक मेंडल ने किया जाता था। विकासवाद का जनक लैमार्क ने, सूजन शास्त्र और जनक फ्रांसिस गाल्टन ने माना जाता है। माता के 21 गुणसूत्रों में जोड़े को अलग न होकर पाने की संतान को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। उसके बाद पिता के अतिरिक्त X गुणसूत्रों को प्राप्त करने वाले शिशु को क्लीन फेल्टर सिंड्रोम पाया जाता है। बालिका शिशु महिलाओं के गुणों का अभाव पाया जाएगा। X गुणसूत्र को जोड़ा होता है जिसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पर, तो वंशानुक्रम के प्रमुख नियम। तो प्रत्यागत सिद्धांत एक मेडल के अनुसार 3 से होता है। कभी कभी संतान माता पिता के विपरीत गुणों में पाई जाती है। अर्जित गुणों में के वितरण को नियम कहते हैं। लैमार्क के सिद्धांत वातावरण के अर्जित गुण अगली पीढ़ी और जीन्स के माध्यम से वितरित होते हैं। उसके बाद तीसरा जैव सांख्यिकी का सिद्धांत। जैव सांख्यिकी का सिद्धांत फ्रांसिस गाल्टन का सिद्धांत होता है। इसके अनुसार माता पिता, दादा दादी, परदादा इसके विशेष पूर्वजों में 1/2, 1/4, 1/8 क्रमशः प्राप्ति होती है। यानी इसके सिद्धांत गाल्टन के अनुसार 1/2 माता पिता का, 1/4 दादा दादी का, 1/8 परदादा परदादी का और शेष पूर्वजों का, ऐसे ही 1/16, 1/32 होता जाता है। उसके बाद वंशानुक्रम के कुछ नियम। तो वंशानुक्रम के कुछ नियम, बालक सभी गुण माता पिता से नहीं आते हैं। तो विषमता का नियम होता है कि सभी गुण माता पिता से नहीं आते, पहला नियम। उसके बाद चयनित गुणों का नियम, माता पिता के सभी गुण बच्चे में प्राप्त नहीं होते। संयोग का नियम, बच्चे का लिंग निर्धारण के माता पिता से मिलने वाले गुणों को मात्रा पहले ही निश्चित नहीं होती, यह संयोग पर निर्भर करता है। उसके बाद वातावरण। तो वातावरण में उन सभी तत्वों को मान सकते हैं जिन्हें हमें प्रभावित करते हैं। वातावरण के सिद्धांतों में 3 सिद्धांत प्रमुख हैं। उत्तम सिद्धांत, डार्विन का यह सिद्धांत मानना है कि जीव को वातावरण जीवित रखने के लिए वातावरण का सिद्धांत अनुकूलन करता है। अर्जित गुणों को वितरण सिद्धांत लैमार्क का सिद्धांत कहते हैं। वंशानुक्रम में बालकों के सभी गुण जीन्स मिलते हैं जिसे वातावरण का अर्जित सिद्धांत कहते हैं। प्रोफेनेवर की पारिस्थितिक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार वातावरण का प्रभाव 6 स्तरों पर दिखाया जाता है। बालक, उम्र, लिंग इत्यादि पर, लघु मंडल पर प्रत्यक्ष प्रभाव पर, मध्य मंडल लघु प्रत्यक्ष और बालक के सिद्धांत को, वायुमंडल अप्रत्यक्ष प्रभाव पर, बृहद मंडल सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव पर, जीव मंडल यह प्रभाव संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है।
विकास की अवधारणा, तो विकास की अवधारणा क्या होती है, इसके परिभाषा को होते हैं हरलाख। विकास के क्रमिक परिवर्तन की एक श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप जीवन नवीन प्रयोगात्मक विशेषताओं का जन्म होता है। स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। वुडवर्ड के अनुसार बालक वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल विकास होता है। मोनरो के अनुसार भ्रूणावस्था में वृद्धावस्था में होने वाली परिवर्तन की श्रृंखला है। विकास और वार्ध में अंतर, विकास और वृद्धि में अंतर, तो वृद्धि के बारे में बात करते हैं। कुछ समय बाद यह रुक जाता है, मूर्त होती है, सिर्फ शारीरिक होती है, मात्रात्मक होती है, दिशा निश्चित नहीं होती। तो बुद्धि के बारे में हम 5 पॉइंटों को बात करते हैं। कुछ समय बाद रुक जाती है, मूर्त होती है, सिर्फ शारीरिक विकास होता है, मात्रात्मक विकास होता है, दिशा निर्देशित नहीं होती। इसके बाद हम विकास के और चरणों की बात करते हैं। तो आजीवन चलता रहता है, अमूर्त होती है, अत्यंत व्यापक होती है, मात्रात्मक गुणात्मक होती है, शिक्षा निर्दिष्ट होती है। विकास के 14 सिद्धांत होते हैं। व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत, असमानता गति का सिद्धांत, सरल से कठिन का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, छोटी से एड़ी तक का सिद्धांत, समीपता से दूर का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो समीपता से दूर का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, सरल से जटिल का सिद्धांत, असामान की गति का सिद्धांत, व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत। तो ये 8 सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं। और बाकी नेक्स्ट बात करते हैं चक्रवार का और बर्तलू का सिद्धांत। 10वां वंशानुक्रम, वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत, समाज के प्रतिरूप का सिद्धांत, निश्चित क्रम का सिद्धांत, अविलोकिता का सिद्धांत, भविष्यवाणी। तो इस तरह से 14 सिद्धांत विकास के दिए गए हैं। और उसके बाद हम आते हैं विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन। तो विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। तो नवीन आकृतिक आदतों का परिवर्तन और पुरानी आकृति और आदतों का विलोपन, अनुपात में परिवर्तन, वजन, लंबाई इत्यादि में वृद्धि। तो इन 4 चरणों में विकास में परिवर्तन होता है। उसके बाद बाल विकास के सिद्धांत। तो बाल विकास के सिद्धांत क्या होते हैं? तो लेग वाइगोत्सी ने इसके सिद्धांत को प्रमुख अवधारणा निम्नलिखित है। सिद्धांत का नाम वाइगोत्सी ने अपने सिद्धांत में सामाजिक अंतःक्रिया को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना, इसलिए इनके सिद्धांत को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। तो वेग वाइगोत्सी ने इस सिद्धांत को प्रमुख सिद्धांत माना, जिसके अनुसार वेग वाइगोत्सी ने अपने सिद्धांत में सामाजिक माना। सामाजिक संस्कृति का विकास, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञात्मकता का सिद्धांत। तो इन 3 चरणों में डिवाइड किया। सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञात्मकता का सिद्धांत। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज्ञानी यानी दूसरा, बालक उसी व्यक्ति से सीखेगा जो सबसे ज़्यादा जानवर है। संभावित विकास का सिद्धांत JPD समस्या समाधान के दौरान होती है। बालक को खुद का प्रयास उलझन जाने के बाद यहाँ से लक्ष्य के बीच की दूरी को खाली क्षेत्र में जिसे वयस्क की सहायता से भरा हो सकता है, JDP कहलाता है। उसके बाद स्टैफेल्ड ढांचा निर्माण, माच समस्या समाधान के दौरान वयस्क की शुरुआत सहायता सीखने के साथ घटती है, अर्थात अस्थायी होती है। जैसे एक बालक उंगली पकड़कर चलना सीखता है या किसी बालक को साइकिल चलाना सीखना होता है। वर्तिकाग्र यानी इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच या निजी वार्ता, जब बच्चे खुद से बातें करते हैं तो कार्यों का निर्माण करते हैं, इसे वाइगोत्सी निजी वार्ता कहते हैं। भाषा विचार से पहले, शुरुआती 2 वर्ष पहले बालक भाषा और विकास के अलग अलग भाव होते हैं, फिर भी भाषा विचार हावी होते हैं। 2 वर्ष बाद शाब्दिक भाषा का जन्म होने लगता है, विचार प्रकट करना आसान हो जाता है। अतः भाषा वह सड़क है जिसके दौरान बगैर विचार की सवारी नहीं की जा सकती। वाइगोत्सी स्पेशल के बारे में बात करते हैं। वाइगोत्सी ने और क्या किया, इन पॉइंटों पर हम बात करेंगे। बच्चे अपने समयकों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। JDP ने इस फोल्डिंग प्रश्नों के कर्ता शिक्षक हैं और सहारा लेना चाहिए। अगर सहायता और समय पर प्राप्त न हो तो उत्तर स्केलिंग कहलाता है। वाइगोत्सी सिद्धांत का खेल महत्वपूर्ण है। वाइगोत्सी ने पारस्परिक शिक्षण और समूह को वार्तालाप इत्यादि को अधिगमन का महत्वपूर्ण माना। उसके बाद जीन पियाजे के मॉडल को आते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जीन पियाजे के बारे में कुछ जानने से पहले हम उनके शब्दों का मतलब जानेंगे। तो जीन पियाजे ने पहला वर्ड होता है स्कीमा, किसी कार्य करने का सही क्रम या योजना। तो स्कीमा क्या होता है? किसी कार्य को सही क्रम से करने या योजना के बारे में बात करता है। स्कीम्स मतलब किसी कार्य को करने और सही क्रम और योजना की बात करता है। उसके बाद जीन वाइगोत्सी ने स्कीमा वर्ड दिया, जो बच्चों की जानकारी को छोटे छोटे चीज़ों में खंडन करना होता है। उसके बाद वस्तु
स्थायित्व, वस्तु भले न दिखे लेकिन उसका अस्तित्व रहता है। जीववाद, बालक को यह भ्रम रहता कि खिलौने आदि जीवित हैं। प्रतिवर्ती क्रिया, बालक किसी क्रिया के को दोहराकर खुश होता है। संरक्षण स्थान, प्रकृति में थोड़ा बदलाव होने के लिए बालक मूल प्रकृति को भूल जाता है। उसके बाद अविनियमित शुरुआती बिंदु को आगे चलकर बालक वापस नहीं लौट पाता। संगठन, जानकारी के व्यवस्थित करना, आत्मकेंद्रितता, बच्चे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अनुकूलन, किसी विषय परिस्थिति को खुद को ढालना अनुकूलन करता है। समावेशन, नई जानकारी को पूरी जानकारी में बिना अंतर किए जोड़ना, जैसे वो काला समझने वाले बालक को कोयला कौवा समझना। समायोजित, ये नई जानकारी पुरानी जानकारी के विरोध होने पर फिर भी व्यवस्थित करना, सिर्फ कौवा काला इसे मानने वाले को कोयल आधारित विरोधाभासी स्थिति में आवाज अंतर करता है। संतुलन, तो संतुलन अवस्था जिसमें बालक की जानकारी कोई विरोध नहीं होता, इस परिस्थिति को समावेश लाई जाती है। सामाजिक संरचना, बच्चे स्वतः वातावरण और समान सक्रिय होकर सीखते हैं। संक्रिया, किसी वस्तु को बिगाड़ने से सही बात ठीक करने की कोशिश। कारण, किसी कार्य को पीछे या तर्क करना ही जानना होता है। पियाजे का सिद्धांत, तो पियाजे के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो पियाजे के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत। तो पियाजे के 3 सिद्धांत हैं, 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत और भाषा विज्ञान का सिद्धांत। तो आइए कुछ प्रश्नों को करते हैं। तो कुछ सिद्धांत की अवधारणाओं को देखते हैं। तो सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं, मानव शिशु जन्म से ही वातावरण की अनिश्चितता से दूर करने के लिए अनुकूल करता है। संज्ञानात्मक असंतुलन की स्थिति में समायोजन और समावेश होता है द्वारा फिर संतुलन करता है। संतुलन सिर्फ पूर्व अवस्था में ही नहीं बल्कि शारीरिक परिपक्वता, स्नान, वायु, संवेदकीय अवस्था तथा पेशीय अवस्थाओं के विकास पर भी निर्भर करता है। साम्य धारणा के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को बनाती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है सिद्धांत का प्रमुख बिंदु। तो पियाजे ने सभी अवस्थाएं गुणात्मक हैं, किसी भी अवस्था को न तो कम बदला जा सकता न ही गुण है, क्योंकि उनके साथ सभी चरण स्थित हैं। किसी भी चरण के गुण और दूसरे चरण में नहीं पाए जाते। पियाजे के चरण को जरूरी नहीं है कि उनके द्वारा बताए गए उम्र में ही शुरू हो। गुणों के बारे में यही सही है। पियाजे के सिद्धांत को बालक वातावरण के सक्रिय खोजबीन करके सिखाता है। पियाजे का यह सिद्धांत उनकी बेटी और उनके भतीजे के अध्ययन को मुख्य आधारित है। उसके बाद संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो संज्ञानात्मक विकास के चरण, इनमें विशेषताएं आती है। परिवर्तित क्रिया जैसे चूसना, निगलना आदि आता है। अनुकरण जैसे माँ पा माँ बा बोलना। मूल प्रतीकात्मक व्यवहार जैसे हंसना, बोलना, रोना। वस्तु स्थायित्व जैसे खिलौना गिर जाने पर ढूंढना। इंद्रिय आधारित अधिगम। लक्ष्य उद्वृत्ति उद्दिष्ट व्यवहार का शुरुआत। कल्पनात्मक खेल, स्मृति आधारित अधिगम। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 भागों में बांटा गया है। जैसे 2 से 4 वर्ष, इस अवस्था में बालक को सूचना गुण होते हैं जिसके संकेत को बिंदु शामिल होते हैं। पियाजे की इस अवस्था को 2 सीमाएं होती हैं, जीववाद और आत्मकेंद्रितता। इस अवस्था को निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं और अपलिप्टा, गिनती या वर्णमाला इत्यादि की शुरुआत करते हैं। उसके बाद आते हैं मूर्त क्रियाएं। तो मूर्त क्रियाएं क्या होती है? संरक्षण, पटलीफन, विकेंद्रीकरण, तार्किक चिंतन की शुरुआत, कार्यकरण और वर्गीकरण और श्रृंखला क्रम परिवर्तन। औपचारिक संक्रिय अवस्था, तो औपचारिक चिंतन, तार्किक चिंतन, संकलात्मक, वस्तुनिष्ठ और वास्तविकता चिंतन। नैतिक विकास का सिद्धांत, तो नैतिक विकास के सिद्धांत 5 से 9 वर्ष तक होता है। इसमें माता पिता को संबंध बनाए जाते हैं, इसमें बदला नहीं जा सकता, इसके बीच को मारना होता है, इसमें जैसे जीव को मारना। उसके बाद स्वायत्तता, सहयोगात्मक, सापेक्षिक नैतिकता 9 से 10 वर्ष की आगे होती है। इस सिद्धांत के पियाजे ने साक्षात्कार की विधि को कहा था। तो इस सिद्धांत के अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखें तो पियाजे ने साक्षात्कार का सिद्धांत कहा था। उसके बाद भाषा एवं विचार का सिद्धांत, तो भाषा और विचार के सिद्धांत को बात करें तो पियाजे के सिद्धांत को 2 भागों में बांटा गया है। आत्मकेंद्रित शैशव अवस्था में पाई जाती है और एक तरफा होती है। सामाजिकृत भाषा और भाषा शैशव अवस्था में पाई जाती है और 2 तरफा होती है। विचार भाषा से पहले होती है और तुम एक
पागल हो, यह कथन एक प्रेमी एक प्रेमिका से कह सकती है, डॉक्टर एक मरीज से कह सकता है। दोनों अलग अलग भाषा एक ही होता है पर विचार अलग अलग होते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग। तो लॉरेंस कोलबर्ग की बात करें तो लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत दिया। इसका सिद्धांत हिन नामक व्यक्ति के अध्ययन पर आधारित था जिसकी पत्नी को कैंसर हो गया था। तो जो लॉरेंस कोलबर्ग था इसने हिंज नामक एक व्यक्ति के बारे में एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी पत्नी को कैंसर हो गया था। उनका प्रेम 15 से 16 वर्ष के सिर्फ बालकों पर किया गया था। उनके सिद्धांत को 3 महत्वपूर्ण नैतिकता, तर्कणा सिद्धांत, नैतिक दुविधा और नैतिक कार्यवादी। तो सही गलत निर्धारित करने के लिए विचार की प्रक्रिया, नैतिक दुविधा, विरोधाभासी विकल्पों में उलझे रहना, नैतिक व्यवहार का चुनाव करना। तो उसके बाद नैतिक विकास के 3 चरण दिए और हेंज नामक व्यक्ति के बारे में कोलबर्ग ने अपना सिद्धांत, उसने एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी बीमार थी और उसके पास 2 ऑप्शन थे, डॉक्टर उसे दवा नहीं दे रहा था, दूसरा उस डॉक्टर के यहाँ से दवा चोरी करने के उपाय के बारे में इसमें बताया गया है। नैतिकता विकास के 3 चरण होते हैं। पूर्व नैतिक अवस्था 3 से 10 वर्ष की अवस्था, आत्म केंद्रित या यांत्रिक सापेक्ष बौद्धिकता, तो सारी मिठाइयाँ मुझे दे दो, यानी नैतिकता या दुविधा। इन दोनों चीज़ों के बीच में स्वार्थी व्यवहार के बारे में बात की गई है। उसके बाद दंड या आज्ञा पालन, माता पिता का नियंत्रण, मुझे कुछ मिठाई छोटे भाई को दे दो, तो ये माता पिता के नियंत्रण और इसके बारे में बात की गई है। उसके बाद नैतिकता अवस्था 10 से 13 वर्ष की अवस्था, एक लड़का और एक लड़की या सामाजिक संकुचन अवस्था में प्रशंसा पाने के लिए दूसरों को अनुकरण। नैतिकता शर्मा जी के बेटे जैसे बनो। तो दुविधा तो यानी कानून व्यवस्था को अवस्था को कानून बनाने हेतु निर्भरता करते हैं, जिसे मैं अपना निर्णय खुद लूँगा। उसके बाद उत्तर वैदिक अवस्था, तो सामाजिक अनुबंधन अवस्था, तो तुम अपने टिफिन मेरे साथ शेयर करो, कल मैंने तुम्हारे साथ किया था। नैतिक दुविधा, तो नैतिक दुविधा क्या होते हैं, सार्वभौमिकता, नैतिकता या परोपकार, तुम खा लो मैं भूखा रहता हूँ। उसके बाद आलोचनाएं, तो आलोचनाएं क्या होती है, कोलबर्ग के प्रयोग के किसी बालकों पर हुआ इसलिए महिला। नैतिकता का कुछ न लिखने के कारण उसकी आलोचना की गई। उनके चरणों में सभी संस्कृति जैसे संभव नहीं हो पाई, यह भी उनकी आलोचना है। बुद्धि, तो बुद्धि के बारे में बात करते हैं तो बुद्धि समायोजन की क्षमता है। बुद्धि बहुआयामी प्रतिभा है जिसमें कई योग्यताएं शामिल होती हैं। समस्याओं और समाधान की क्षमता। बुद्धि के प्रकार, थॉर्नडीक के बुद्धि के 3 प्रकार बताए, मूर्त या यांत्रिक प्रक्रिया, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। बुद्धि के सिद्धांत, तो बहुबुद्धि सिद्धांत होते हैं हार्वर्ड ग्रेनियर। बुद्धि कोई एक तत्व नहीं बल्कि कई बौद्धिक क्षमताओं पर निर्भर समूह है। बुद्धि 10 बौद्धिक क्षमताओं पर मिलकर बनी होती है, क्योंकि किसी एक के अनुकूल मिलती है तो बाकी पर नहीं 9 बच जाती हैं। उसके बाद गार्डनर की 10 क्षमताएं, तो गार्डनर की 10 क्षमताएं बताए तो भाषाई बुद्धि, यह क्षमता में वे व्यक्ति आते हैं जो भाषा का प्रयोग करते हैं, वे सबसे पहले निपुण हो जाते हैं, कवि, राजनेता, साधु संत। तार्किक गणितीय सूत्र, जो व्यक्ति तर्क क्षमता या गणितीय क्षमताओं में अधिक आते हैं, जैसे गणितज्ञ और वैज्ञानिक आते हैं। तो भाषाई बुद्धि, जिन्हें भाषा पर कमांड हो। तार्किक विनय, जिन्हें गणितीय संक्रियाओं पर अच्छा कमांड हो। उसके बाद स्थानिक बुद्धि का जो व्यक्ति स्थान या क्रम के बारे में ज़्यादा जानता या महत्व देता है, जैसे अंतरिक्ष यात्री, चित्रकार, कार्टूनिस्ट। जो व्यक्ति स्थानिक चीज़ों के बारे में अच्छा जानता है उसे स्थानिक बुद्धि कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं अगले बुद्धि के शारीरिक, तो शारीरिक गति ऐसे व्यक्ति जो गतिशील अवस्थाओं में भी निर्णय लेने में निपुण हो, यानी जैसे बस का ड्राइवर, धावक, खिलाड़ी, यानी जो शारीरिक यानी फिजिकली वो निर्णय लेने पर तेज हो उसे शारीरिक बुद्धि कहते हैं। अंतः व्यक्ति बुद्धि, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की मनोदशा, भावनाओं आदि को समझकर कोई अन्य कार्य करे, जैसे सेल्समैन, बीमा एजेंट, राजनेता, साधु संत आदि। अंतरा व्यक्ति बुद्धि, जैसे लोग जो खुद को किसी भी परिस्थिति में समायोजित कर लेते हैं, जैसे शिक्षक, अभिभावक इत्यादि। तो शिक्षक, अभिभावक इत्यादि होते हैं। उसके बाद संगीतीय बुद्धि, वो व्यक्ति जो संगीत के राग और लय की गहरी समझ रखते हैं, जैसे गीतकार, संगीतकार, गायक।
प्राकृतिक बुद्धि, जो व्यक्ति जो जीव जंतु या पेड़ पौधों या खनिजों पर होती है, गहरी समझ रखते हैं, जैसे जंतु विज्ञानी, वनस्पति शास्त्री इत्यादि। आध्यात्मिक बुद्धि, जो बुद्धि साधु संतों, पादरियों और फकीरों में होती है। अस्तित्ववादी बुद्धि, जो लोग ब्रह्मांड के अस्तित्व या खुद की अस्तित्व को अर्थ ढूंढते हैं, जैसे दार्शनिक, वैज्ञानिक या साधु संत इत्यादि। प्रमुख बुद्धि, अगर सभी के लिए उचित वातावरण उपलब्ध हो जाए तो सभी 10 बौद्धिक अवस्थाओं के स्तर पर विकसित हो सकती हैं। अलग अलग शिक्षकों को अलग अलग बौद्धिक क्षमताओं की सहायता से सिखाना हो सकता है। कुछ लोग जीवन में शुरू में बुरा और बाद में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उनका सिद्धांत बहुत बड़ा है, इसलिए इसके द्वारा बुद्धि का परीक्षण बहुत मुश्किल होता है। तो क्योंकि यह सिद्धांत बहुत ही बड़ा प्रभावी है, इसके द्वारा बुद्धि और मुश्किल होना प्रारंभ हो जाता है। नियंत्रण का सिद्धांत, तो यह सिद्धांत रॉबर्ट स्टैनफोर्ड द्वारा दिया। इसके अनुसार बुद्धि योग्यताओं उसके द्वारा व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है तथा अपने समान संस्कृति और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्यावरण के कुछ पलों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार त्रिचापीय सिद्धांत कहते हैं। त्रिचापीय सिद्धांत के नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। तो इस सिद्धांत को त्रिचापीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसको रॉबर्ट स्टैनफोर्ड ने दिया था। उसके बाद इसके द्वारा बुलाए गए 3 घटक हैं, जैसे घटकीय विश्लेषण बुद्धि और वर्तमान सूचना के आधार पर समस्या समाधान। इसके 3 घटक होते हैं, संग्रहण, अग्रहण बुद्धि, मेटा घटक, क्रियात्मक निष्पादन। उसके बाद अनुवांशिक प्रयोगशाला, जो नवीनता, स्वचालक और अनुकूल शराबी, जैसे अनुकूलन, शराबी या अच्छा शिक्षक। चयन, जो अच्छे गुण होना। आकृति निर्माण, यानी अच्छा शिक्षक होना चाहिए। उसके बाद संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बात करते हैं, तो यह सिद्धांत डेनियल गोलमैन ने दिया था। यह हमारी बुद्धि हमेशा एक जैसी नहीं रहती, इसके किसी परिस्थिति में मौजूद संवेगों पर निर्भर करती है। अगर परिस्थिति संवेग सकारात्मक हो तो बुद्धि बेहतर कार्य करेगी, अगर संवेग नकारात्मक हो तो बुद्धि अच्छी तरह से कार्य नहीं करेगी। इसके लिए एक विद्यार्थी को एक प्रश्न घर पर सही और परीक्षा भवन में गलत करता है। यदि भी संवेगात्मक बुद्धि सर्वप्रथम प्रयोग मेरे द्वारा किए जाते, व्यक्ति सफल 20% होता है, जबकि 80% संवेगात्मक बुद्धि पर निर्भर करता है। व्यक्ति की सफलता 20% बुद्धि पर और 80% संवेगात्मक बुद्धि पर निर्भर करती है। तो संवेगात्मक क्षमताओं का समूह, संवेगात्मक समूह के 4 क्षमताएं होती है, स्वजागरूकता, आत्म प्रबंधन, सामाजिक चेतना, सामाजिक कौशल। इसलिए शिक्षक द्वारा कक्षा में मित्रवत, सहानुभूति, सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना चाहिए ताकि संवेग सकारात्मक उत्पन्न हो। त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत, तो त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, तो जेपी गिलफोर्ड ने किया था। त्रियामी विज्ञान के घटात्मक बुद्धि संरक्षण मॉडल है और कहा जाता है, गिलफोर्ड मानते हैं कि बुद्धि सभी क्षमताओं का विकास घन होता है। 3 बीमाओं को निर्देशन किया जाता है। इनके द्वारा 3 आयाम निम्नलिखित हैं। सक्रिय अवस्था, जो सक्रिय अवस्था किए जाते हैं मानसिक प्रक्रियाओं को 6 अवस्थाएं होती है, संज्ञान, स्मृति लेखन, समृद्धि लेखन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मूल्यांकन। संज्ञान चित्रण, स्मृति लेखन, स्मृति धारण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, ये होता है। विषय वस्तु, किसी विषय वस्तु की सूचनाओं की समस्याओं का बोध होता है, जिन संक्रियाओं के 5 प्रकार होते हैं, दृश्य, श्रव्य, आकृतिक, शाब्दिक या भाषा विषय और व्यवहारिक होते हैं। तो इन 5 विषयों पर होते हैं। इसके बाद उत्पाद के अर्थ जो विषय वस्तु के परिणामों प्राप्त होते हैं, इनमें प्रकार होते हैं, इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, रूपांतरण, आशय और निहितार्थ। तो इनके 6 चरण होते हैं प्रोडक्ट के, जो विषय वस्तु के 6 प्रकार होते हैं। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर, जैसे प्रमुख बिंदु। इन सिद्धांत को 6 संक्रियाएं, 5 विषय और 6 परिणाम, तो 6 5 यानी 180 कारक होते हैं। पहले सिर्फ चिंतन, न सिर्फ स्मृति शब्द का प्रयोग किया जाता है, और कारक 4 5 6 120 होती है। उन्होंने पहले चिंतन के 2 भागों को बांटा और कारक 5 5 और 6 150 हो गई। अंतिम संशोधन 1986 में इसे किया गया था। बुद्धि एवं कारक सिद्धांत, तो यह सिद्धांत सीने, साइकिल, स्टैंडवर्ड, टर्मर आदि। बुद्धि अविभाजन इकाई होता है जिसके सभी क्षमताओं का समुच्चय होता है, वह सभी जगह बराबर काम करता है, ऐसा नहीं कर सकता किसी अन्य विद्यार्थी विषयों के बराबर अंक लाते हैं।
बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत होता है, सिद्धांत चार्ल्स स्पियरमैन ने दिया था। इस सिद्धांत के दो कारक मानते हैं, एक सामान्य कारक और एक विशिष्ट कारक। तो सामान्य कारक आनुवंशिक क्षमता जो सभी में विद्यमान होती है, लेकिन इसकी क्षमता सबसे अलग अलग होती है, जैसे तर्क शक्ति, कथन शक्ति, ग्रहण शक्ति, समस्या शक्ति, अधिगमन शक्ति होता है। विशिष्ट शक्ति इस कारक के जी कारक की सहायता से अर्जित किया जाता है और जो प्रकार, मात्राओं, क्षमताओं में अलग अलग होती है। परिवर्तनशील शक्ति किसी व्यक्ति में व्यावसायिक क्षमता होती है। स्पियरमैन ने अपने सिद्धांत का तीसरा घटक जोड़ा जिसे सामूहिक कारक कहते हैं। यह सिद्धांत द्विकारक के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसके बाद समूह कारक सिद्धांत की बात करते हैं तो यह सिद्धांत थॉर्सन द्वारा दिया गया। यह सिद्धांत प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत पर भी कहते हैं। हमारी बुद्धि कई मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी होती है। इसके कई एक दूसरे पर नियंत्रण होता है, लेकिन समूह में कम करते, इसलिए इसे समूह कारक सिद्धांत कहते हैं। कोई भी मानसिक योग्यता अकेले स्वास्थ्य समाधान नहीं कर सकती, इसलिए किसी भी मनुष्य को मानसिक योग्यता नहीं कर सकती, इसलिए इसकी प्राथमिक मानसिक योग्यता कहा जाता है। थॉर्सन की 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं। तो थॉर्सन ने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं दी हैं। प्राथमिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, स्थानिक योग्यता, आंकिक योग्यता, स्मृति योग्यता, तार्किक योग्यता, अप्रत्यक्षण योग्यता। तो बुद्धि इन 7 चीज़ों पर डिपेंड करती है कि भाषा योग्यता यानी अच्छे से भाषा पर कौशल हो, उसके बाद शाब्दिक कौशल हो, स्थानीय योग हो, आंकिक योगक हो, स्मृति योगक हो और तार्किक योगक हो और प्रत्यक्ष योगक हो। इन 7 चीज़ों पर बुद्धि डिपेंड करती है। तो इन 7 चीज़ों पर बुद्धि डिपेंड करती है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत होते हैं। यह सिद्धांत थर्डनॉय के देन है। इन कई तत्वों और कारकों को मिलकर बनी होती है, जिसमें कई भी 2 प्रकार कारक आपस में समान नहीं होते। प्रत्येक कारक के लिए अलग अलग कारक होते हैं, जैसे बहुकारक सिद्धांत होते हैं, जैसे यक्स इजकल टू नॉट 50,000। RSC से आणविक बुद्धि या बालू का सिद्धांत भी करते हैं। अब आते हैं तरल और ठोस बुद्धि का विभाजन। तो तरल और ठोस बुद्धि के विभाजन के रेमंड कैटिल ने दिया था। तरल बुद्धि इस बुद्धि को अशाब्दिक संस्कृति के रूप में वंशानुक्रम में निर्धारित करती है। इस परीक्षण का कोई असर नहीं पड़ता, सभी पर समान होती है। ठोस बुद्धि जो अलग अलग बुद्धि नहीं होती, बल्कि वातावरण से बुद्धि के सहायक अर्जित क्षमता होती है। और ठोस बुद्धि सरल बुद्धि और वातावरण बुद्धि पर डिपेंड करती है। बुद्धि के पास मॉडल और विकास का सिद्धांत। जेपी विकास नागरिकी दे संक्षेप में प्लानिंग, अटेंशन, स्टिमुलेशन, सक्सेसिव। तो प्लानिंग, अटेंशन, स्टिमुलेशन, सक्सेसिव के आधार बनाया गया था। मॉडल के अनुसार वैदिक विकास को अन्योन्यत 3 तंत्रिकों को समन्वयिक तंत्रों को संबोधित किया गया। कूट संकेतन सिद्धांत और योजना सिद्धांत पर कार्य करता है। बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि परीक्षण को लंबा इतिहास होता है, जिन्हें हम 4 भागों में बांट सकते हैं, जैसे शाब्दिक बुद्धि, अशाब्दिक बुद्धि, वैयक्तिक बुद्धि, सामूहिक बुद्धि। तो शाब्दिक बुद्धि, अशाब्दिक बुद्धि, वैयक्तिक बुद्धि और सामूहिक बुद्धि, तो इन 4 फैक्टरों पर डिपेंड करता है और इसके बारे में बात करते हैं। इनमें 4 परीक्षण होते हैं बनाए गए: सामूहिक शाब्दिक बुद्धि, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि और वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो इन 4 फैक्टरों पर डिपेंड करता है। उसके बाद वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, तो इसके बारे में 1995 फ्रांस के साइमन द्वारा बनाया गया था। 3 से 5 तक बालकों के लिए इसकी शुरुआत 1908 में 58 में दिया गया था। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं। और स्टैनफोर्ड किले ने साइमन परीक्षण दिया, जिसे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। 2 से 14 वर्ष बालकों के लिए इसमें 90 प्रश्न थे। उसके बाद स्टैनफोर्ड ने मानसिक आयु, वास्तविक आयु और 100 का गुणा करके पहली बार बुद्धि परीक्षणों का मापन किया। 1937, 1960, 1986 में इसे संशोधित किया गया है। उसके बाद व्यक्ति अशाब्दिक परीक्षण, जिसे कोलाज और ब्लॉक डिजाइन परीक्षण दिया। उसके बाद घर निर्माण परीक्षण के बारे में बताया गया। इसके बाद भूल भुलैया परीक्षण के बारे में बताया गया। तो भूल भुलैया परीक्षण क्या है? तो पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण के बारे में एक रेखाचित्र बनाया, जिसके बालक को एक सिरे से दूसरे सिरे तक रुकावट किए बिना बुद्धिमान समझा जाता है। भटिया इस निर्मित बैटिया ने 5 परीक्षण किए और इसके लिए कुल 95 अंक निर्धारित किए। कोलाज का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, अलेक्जेंडर का एलांग परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, तत्कालिक स्मृति परीक्षण। उसके बाद सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। तो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण का आर्मी
आर्मी अल्फा और सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण के 2 नियम दिए गए। उसके बाद वेलर वयस्क बुद्धि मापने किया गया, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण, तो आर्मी बीटा टेस्ट इस परीक्षण के दौरान प्रथम विश्व युद्ध में के दौरान हुआ, जब सेना के निचले जवानों को भर्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। इसमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था, उन्हें वस्तु गणना आकृतियों का अंतर बताने के लिए प्रश्न होता था। शिकागो अशाब्दिक पर इसमें 6 वर्ष के ऊपर के लिए प्रयोग किया जाता था। मैट्रिक्स परीक्षण संस्कृति मुक्त परीक्षण 1936 में रेवने द्वारा किया गया। 60 आकृतियों को मैट्रिक्स होती थी। फेवलर वयस्क बुद्धि परीक्षण, डेविस वेक्सलर ने अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में वेलेस अस्पताल मनोविज्ञान के लिए उन्होंने 1939 में बुद्धि मापनी का निर्माण किया। 1925 में इसका नाम बदलकर वेक्सलर वयस्क बुद्धि मापनी कहते हैं। 10 से 64 वर्ष के लोगों के लिए 7 शब्दावली होती है। निष्पादन परीक्षण 1981 में, संशोधन के बाद 1987 के बाद 14 परीक्षण हैं। इस बिंदु को मापनी पर आधारित है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आया।